Hello children, last time we had discussed the second poem of 12th class and today we will discuss the third poem of your syllabus which name is Keeping Quiet and this poem has been written by Pablo Neruda. Something about poet. So poet Pablo Neruda was born in 1904, Parral, Chile on 12th July. He is one of the greatest poet of 20th century. So if we will talk about the Pablo Neruda, तो उनका जन्म हुआ था 1904 में चिले में 12 जुलाई को और इन्हें कहा गया है 20th century का greatest poet. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 and International Peace Prize in 1950. और 1950 और 1971 में इनको डेकोरेट किया गया था, नवाजा गया था किससे? नोबेल प्राइज और इंटरनेशनल पीस प्राइज से. In his poem, he often uses straightforward languages. So, if we will talk about the Pablo Neruda, तो ये अपनी poems में basically स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं. द मोस्ट फेमस पोएम हैज बीन मेंशन ओवर हियर. फर्स्ट इज इफ यू फॉरगेट मी. सेकंड अ डॉग हैज डाइड. थर्ड एवरी डे यू प्ले. फोर्थ और टू टोमेटोज. फिफ्थ इज टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स. So this all about the poet who has written the poem Keeping Quiet. Now come to the poem. So as we are seeing that title has been given by the poet is Keeping Quiet. So keeping quiet is a kind of introspection. We can say that a self realization. तो यहाँ पर बात हो रही है self realization की. जो poet हैं वो बात करते हैं क्या करने की, अपने आप को पहचानने की. And we will see in this poem how poet tells us the necessity of introspections. So come to the first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहना चाहते हैं now we will count to 12. अब हम क्या करेंगे 12 तक काउंट करेंगे. तो यहाँ पर एक तरीके से जो 12 है वो इंडिकेट कर रहा है वॉच जो होती है उसके 12 आवर्स. तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि मेरे 12 तक काउंट करने तक आप सब लोग क्या रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे. शांत रहने का मतलब ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि क्या करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, अपने आप को पहचानना है. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इस अर्थ पे हम पहली बार ऐसा करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज को स्पीक नहीं करेगा. यानी कि एज वी टॉक अबाउट अवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं. तो वो कहते हैं कि कोई भी अपनी लैंग्वेज को यूज नहीं करेगा, यानी कोई भी अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाएगा. हम सब क्या करते हैं, कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं. लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. कम से कम 1 सेकेंड के लिए, जब तक कि जो पोएट है वो क्या करे 12 तक काउंट करे, तब तक हम लोगों को क्या होना है, शांत होना है. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच. और अपने आर्म्स को यानी कि अपने हाथों को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है. इट मीन्स पोएट इज वांट टू से कि हमें कोई भी वर्क नहीं करना है और कुछ समय के लिए हमें बिल्कुल शांत रहना है, यानी कि विदाउट अ वर्क. Come to the second stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या होगा, एक एक्सोटिक मोमेंट होगा. एक्सोटिक मीन्स होता है बिल्कुल रेयर. वी कैन से कि विचित्र मोमेंट होगा, क्योंकि कोई भी अपनी लैंग्वेज की बात नहीं करेगा, कोई भी अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाएगा और सभी के जो सभी लोग हैं वो क्या कहेंगे, कुछ समय तक शांत रहेंगे. विदाउट रश, यानी कि किसी की भी हेक्ट्रिक लाइफ नहीं होगी. विदाउट रश इज मीन टू से इफ वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न लाइफ, इट इज फुल ऑफ हेक्ट्रिकनेस. तो जो अभी की लाइफ है सबकी बिल्कुल हेक्ट्रिकनेस से भरी हुई है. हम सुबह उठते हैं,
मतलब जो जॉब के लिए वो जॉब के लिए जाते हैं, जो अपने वर्क कर रहे हैं वो अपने वर्क पे जाते हैं, तो बिल्कुल हेक्टिक लाइफ हो गई है। वी डू नॉट हैव टाइम टू थिंक आवरसेल्फ, और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। तो यहाँ पर पोएट एक इंडिकेशन देना चाहते हैं कि हमें जो रश वाली लाइफ है उससे थोड़ा कुछ समय के लिए क्या करना है, बिल्कुल बाहर आना है। विदाउट इंजन्स, यानी भी कोई भी हमें वर्क नहीं करना है कुछ समय के लिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब क्या रहेंगे, बिल्कुल टुगेदर एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, एक भाईचारा आप कह सकते हैं कि एक बॉर्डरहुड को शो कर रहा है। और ये जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेंज मूवमेंट होगा जो आज तक नहीं हुआ है। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So if we will talk about the fishermen, जो fishermen होते हैं, जो fish कैच करने का काम करते हैं डेली, तो वो एक दिन के लिए क्या नहीं करेंगे, कोई भी वर्क नहीं करेंगे, वो फिशेस को कैच करने का काम नहीं करेंगे। एंड poets want to say that they do not harm to aquatic animals, यानी कि aquatic animals जो भी हैं उनको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर आगे जो पोएट है वो इंडिकेशन देते हैं किसके लिए, वो मैन जो क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं सॉल्ट को। ऐसे मनुष्य जो गैदर कर रहे हैं नमक को, वो लोग क्या करेंगे, कुछ समय के लिए शांत होकर अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे कि उन्होंने इतनी रश वाली लाइफ में, डेली के वर्क में अपने हाथों को कितना हार्म पहुंचा दिया है। तो कुछ समय के लिए, जब तक कि पोएट 12 तक काउंट करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज को हमें क्या करना है, कुछ समय के लिए पॉज करना है। और क्या करना है, ये क्या होगा, बहुत एग्जॉटिक मोमेंट होगा और एक स्ट्रेंज बड़ा मोमेंट होगा जो शायद पहले कभी ना हुआ हो। Now come to the third stranger, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in shades doing nothing. So यहाँ पर पोएट इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं कि those who prepare green wars means a war against environment which is done by a human being. तो यहाँ पर human being ने जितना भी pollute किया है environment को, it is indicating for the green war. And war with a gas, it indicating a chemical weapons which a human being use to fight with each other. तो जितने भी chemical weapons use होते हैं fight के लिए, वो आपके war with gas हो गए. And war with fire is indicating war इस फायर इज इंडिकेटिंग अ वर्ड न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर जितनी भी फाइट होती है न्यूक्लियर बम के द्वारा, उनको हम क्या कहते हैं, वॉर विथ फायर। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, तो यहाँ पर एक लाइन जो पोएट ने कही है वो इंडिकेट कर रही है कि ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना हो, यानी कि कोई जिसपे जीवित ना रहे, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी कि कहने का मतलब है कि सबके सब लोग कुछ समय के लिए लड़ाई छोड़कर, युद्ध छोड़कर और सारी चीज़ें छोड़कर कुछ समय के लिए क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, यानी शांति से रहेंगे और क्लीन क्लोथ पहनकर, एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स इन द शेड, और शेड में वो सब के सब लोग पेड़ की छाया के नीचे बिल्कुल साइलेंटली वॉक करेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. तो यहाँ पर पोएट ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी एक तरीके से इंडिकेट करता है डेथ को। यहाँ पर पोएट हमें बार बार एम्फेसाइज कर रहा है और कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, शांत रहना है, कुछ समय के लिए कोई भी वर्क नहीं करना है। लेकिन यहाँ इस लाइन में पोएट ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। लाइफ इज वॉट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रैक विद दैट। तो लाइफ जिस चीज के बारे में है हम उसकी बात कर रहे हैं और मेरा डेथ से कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग शांत है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो क्या है, डेथ है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि जब मृत्यु का पीरियड होता है उस समय भी ह्यूमन बीइंग कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्लियर करना चाहते हैं कि मेरा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, जो भी मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, शांत रहने के लिए कह रहा हूँ, कि यह इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये टोटल इनएक्टिविटी मीन्स क्या है, डेथ है। Now come to the fourth stranger. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves,
and of threatening ourselves with death. तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं कि अगर हम सब लोग सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, यानी कि डेली जो हम वर्क करते हुए आ रहे हैं अभी तक, जो हमारा शेड्यूल है लाइफ का, सुबह उठना और फिर वर्क के लिए चले जाना, जितनी भी हेक्टिक हमारी लाइफ है उसको अगर हम कुछ समय के लिए ना करें, तो जो हमारी लाइफ अभी तक चलती आ रही है उससे कुछ अलग करें, तो क्या हो सकता है एक बार ये जो ह्यूज साइलेंस है इट कैन चेंज ऑल द सैडनेस, जितनी भी सैडनेस है जो बार बार हमें इंटरप्ट कर रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, with the help of introspection, with the help of meditation. If we always stay quiet for a few seconds, might it can be possible that our sadness can be removed away. तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारी जो सैडनेस है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और जो हम लोगों के अंदर थॉट्स हैं जिसे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है। कोई भी बात होती है तो छोटी छोटी बातों पर, जो आपने सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत लोगों की लड़ाई हो जाती है, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पेशेंस, उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। तो इट कैन बी पॉसिबल थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम कुछ समय के लिए शांत रहें, अपने आप को पहचानें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, तो मे बी ये सारी चीज जो क्या है, जो हमारा डर है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद दैट, जो हम रोज की रोज हमारी जो जिंदगी है उससे थोड़ा बाहर आए, और जो डेथ है, मृत्यु है, जो उसका हमें डर है, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन को फॉलो करें और कुछ समय के लिए हम क्या करें, मेडिटेट करें। Now come to the last stranger. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. तो हम अर्थ से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो हमें सिखाती है कि जिस तरीके से एक बैरन लैंड होती है, तो उसमें कुछ समय के लिए कोई भी बीज नहीं होता है, अगर उसमें कोई बीज डाल दिया जाए तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसको पूरा न्यूट्रिशंस मिलता है, वाटर मिलता है, जो जो चीजें उसे चाहिए होती है मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बीज उत्पन्न होता है, और उसमें पत्तियां निकलने लगती है कुछ समय बाद, और फिर बड़ा होके वो पेड़ बन जाता है। तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसी प्रकार अगर हम अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन, और जो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कुछ समय के लिए अगर हम चुप्पी को क्या करेंगे, अपनाएंगे, तो मे भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें थोड़ा बहुत कष्ट हो, थोड़ा बहुत हमें दुख हो, लेकिन इसकी जो क्या है बाद में प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे आउटकम्स इसके हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मेन मोटो है पोएट का वो ये है कि जो कीपिंग क्वाइट है इसको अगर हम फॉलो करें, कुछ समय के लिए अगर हम शांत रहें, तो मे बी हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो लेटर जो राइटर है वो कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पर वो पूरा लेसन हमें सिखा चुके हैं कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में शांत रह के बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, 12 तक काउंट करूंगा और आप लोग शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। So that was the poem by Pablo Neruda. Now something about Nobel Prize. It is a set of an annual international award bestowed in the several categories by Swedish and Norwegian institutions in recognitions of academic culture and scientific advances. तो ये जो नोबेल प्राइज है ये बेसिकली नॉर्वेगियन इंस्टीट्यूट और स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है। ये आप बेसिकली जो लिटरेचर है, केमिस्ट्री, पीस और फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। ये बेस्ट प्राइज है, मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज इसे बोला गया है, अवार्ड बोला गया है। ये बेसिकली नोबेल एल्फर्ड्स थे, उनकी याद में दिया जाता है, उनकी विल थी, इच्छा थी कि उनकी याद में क्या दिया जाए, एल्फर्ड नोबेल प्राइज दिया जाए, जो कि ये केमिस्ट थे, इंजीनियर थे और इन्वेंटर थे। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। This poem does not contain any rhyming scheme. It is written in a free verse. And here we have mentioned some literary devices which is helpful for your exam. Read them out. So that was the poem which is beautifully prescribed by Pablo Neruda, and I hope you understood it. Thank you.